किसी गांव में सुमन अपने पिताजी के साथ रहती थी। सुमन एक चंचल और सुंदर लड़की थी। वह अपने पिताजी की बहुत लाडली थी। बचपन में मां के गुजर जाने के बाद पिताजी ने ही सुमन को पाल पोसकर बड़ा किया था। सुमन के पिता को काम की सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था। सुमन घर में अकेली रह जाती थी। सुमन को बचपन से ही जानवरों से बड़ा लगाव था। खाली समय में जब वह अकेली होती तो अपना सारा समय अपनी गाय कजरी और आसपास के जानवरों से बातें करके बिताती थी। कजरी, तुझे भूख लगी है? मैं तुझे कुछ खाने के लिए देती हूँ। अरे छोटी टिंकी, तुम बहुत दिन बाद आई। इतने दिन कहाँ थी? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? सभी जानवर सुमन की इस प्यार की भाषा को समझते थे। समय के साथ साथ सुमन का लगाव इन पशु पक्षियों के लिए बढ़ता ही जा रहा था। राम बाबू, आपके खेतों का ट्यूबवेल खराब हो गया है। सही कराने शहर जाना होगा, वरना सिंचाई नहीं हो सकेगी। शाम को सुमन के पिताजी घर लौटते हैं। बेटी सुमन, हमारे खेतों का ट्यूबवेल खराब हो गया है। मैं कल ही सही कराने शहर जाता। सुबह सुबह उठकर राम बाबू शहर के लिए चले जाते हैं। सुमन अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी दरवाजे पर आवाज आई, कोई है जो इस बुढ़िया को खाने को कुछ दे दे। सुमन ने पीछे मुड़ के देखा तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सुमन ने खाने के लिए जो कुछ भी बनाया था वह उस बूढ़ी औरत को खिला दिया। खाना खाकर बूढ़ी औरत वहीं आराम करने लगी। सुमन अपनी गाय कजरी को खाना देने चली गई। इतने में उसके पास आने वाली चिड़ियाओं भी सुमन के आंगन में आ बैठीं। सुमन उनसे बातें करने लगी। लगता है तुझे इन जानवरों से बहुत प्यार है। जी माँ जी, मैं जब भी अकेली होती हूँ अपना सारा समय इन्हीं के साथ बिताती हूँ। ये बिल्कुल मेरे परिवार की तरह हैं। बस मुझे एक बात का दुख रहता है कि मैं इन पशु पक्षियों की बोली समझ नहीं सकती। बेटी, तू इन पशु पक्षियों की बोली समझ सकती है, पर तुझे इनकी बोली समझ आती है। ये बात तू कभी किसी को ना बताना, ये तेरे लिए अच्छा नहीं हो। ये बोलकर बुढ़ी औरत वहां से चल देती है। सुमन को उस बूढ़ी औरत की बात समझ नहीं आती। वो अभी उसकी बात को सोच ही रही होती है। इतने में पिताजी आ जाते हैं। पिताजी, आप आ गए। सुमन खुशी खुशी पिताजी के लाए हुए तोहफे देखने लग जाती है। शाम होती है। सुमन कजरी को खाना देने जाती है। अरे सुमन, ये तो बता, पिताजी शहर से तेरे लिए क्या क्या लाए? सुमन चौंक कर इधर उधर देखती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता है। कजरी, क्या क्या ये तुमने बोला? क्या ये तुम? ओ भला, तो और कौन होगा? और तू सुमन, सारा सारा दिन मुझसे बातें करती रहती है, फिर आज क्यों इतना चौंक रही है? सुमन हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे जानवरों की बोली समझती हैं। सुमन ने कजरी को खाना देकर सोने चली जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर सुमन सबसे पहले अपने आंगन में आई चिड़ियों से बात करती है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर सुमन की आंखों में खुशी झलकने लगती है। फिर वह कजरी के पास जाकर उससे ढेर सारी बातें करती है। सुमन अब सभी पक्षियों की बोली समझ सकती थी। समय बीतता है और सुमन की शादी पास के गांव में तय हो जाती है। सुमन की ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे। सुमन बहुत खुश थी, पर यहाँ पर भी सुमन का लगाव पशु पंक्षियों से कम नहीं हुआ था। वह अक्सर अकेले में सब पशु पंक्षियों से बातें करती थी। नीरज बेटा, सुमन को कोई परेशानी है क्या? मैंने अक्सर देखा है वो घंटों अकेले अकेले बातें करती रहती है। नहीं माँ, सुमन बिल्कुल ठीक है। आपको कोई वहम हुआ होगा। बेटा नीरज, मैं और तेरे पिताजी दूसरे गांव शादी के लिए जा रहे हैं। कल तक वापस आ जाएंगे। ठीक है माँ। नीरज के माता पिता दोनों दूसरे गांव चले जाते हैं। सुमन और नीरज दोनों सो गए। तभी सुमन को एक आवाज सुनाई दी। मदद, मदद,
कोई है, मदद करो मेरी। सुमन ने पलटकर देखा तो नीरज सो रहा था। सुमन को फिर से वही आवाज सुनाई दी। सुमन उठकर आवाज का पीछा करती हुई जंगल की तरफ बढ़ने लगी। नीरज बाहर आकर देखता है तो सुमन जंगल की ओर जा रही थी। जंगल के बीच जाकर सुमन देखती है कि एक शेर जख्मी हालत में झाड़ियों में फंसा हुआ मदद को पुकार रहा है। अरे, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सुमन शेर को झाड़ियों से निकालने में मदद करती है। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। पीछे झाड़ियों में देखो, तुम्हारे लिए बहुत सारे सोने के गहने हैं। जब सुमन झाड़ियों में देखती है तो वहां एक मरी हुई लाश थी जो बहुत सारे सोने के गहने पहने हुए थी। सुमन पास जाकर उसके सारे सोने की आभूषण उतारने लगती है। तभी वहां नीरज सुमन को देख लेता है। नीरज बहुत डर जाता है और जल्दी जल्दी घर वापस आकर सोने का नाटक करता है। सुमन भी अब घर वापस आ जाती है। नीरज को सोता हुआ पाकर वह भी चुपचाप से सो जाती है। सुबह हुई नीरज के माता पिता घर वापस आते हैं। उनके आते ही नीरज उन्हें सब बताता है। बेटा, मुझे तो पहले ही कुछ गड़बड़ लगती थी। ना जाने घंटों घंटों किससे अकेले में बातें करती रहती थी। अब पता चल ही गया कि ये इंसान नहीं, चुड़ैल है। मैं तो कहती हूँ कल इसे मैके ले जाने के बहाने से बाहर ले जाके ऊंचे पहाड़ से धक्का दे देना, तभी जान छूटेगी हमारी। माँ की बात सुनकर नीरज दूसरे दिन सुमन को मायके चलने के लिए बोलता है। नीरज और सुमन जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही नीरज सुमन को लेकर ऊंचे पहाड़ पर पहुंचता है तो उसे पहाड़ से धक्का देने की कोशिश करता है। ले चुड़ैल, मर अब। ये आपको क्या हो गया? आप ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि चुड़ैल में अब जान चुका हूं कि तू एक चुड़ैल है। मैंने कल खुद तुझे एक मरे हुए आदमी को खाता देखा था। अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सुमन अब नीरज को अपने जानवरों की बोली समझने वाली पूरी बात बता देती है। ओ, तो ये बात है। सुमन, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि उन बूढ़ी माँ ने मुझे किसी को भी बताने से मना किया था। लेकिन कोई बात नहीं, सच अब मैं जान चुका हूं। चलो सुमन, घर चलते हैं। नीरज और सुमन घर के लिए लौट रहे होते हैं। याद आया सुमन, आज मुझे एक जरूरी काम से मुखिया जी से मिलना था। तुम घर जाओ, मैं मुखिया जी से मिलकर जल्दी ही घर आता हूं। जी, ठीक है। सुमन को घर की ओर आता देख सास ससुर डर के मारे कुल्हाड़ी उठा लेते हैं और दरवाजे के पीछे छिपकर सुमन के अंदर आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुमन घर के अंदर आती है, सुमन की सास जोर से उसके सिर पर कुल्हाड़ी मारती है। सुमन वहीं गिरकर मर जाती है। अपने आखिरी समय में सुमन को उस बूढ़ी महिला की बात याद आती है और इस तरह समन का अंत होता है।